अस्सलाम वालेकुम। मुझे सरफराज मुसव्विर कहते हैं और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जैसा कि सब दोस्त अहबाब जानते हैं। मेरी पेंटिंग्स अपलोड होती रहती हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और दोस्त अहबाब जितने भी हैं दुनिया भर में, वो सब मेरे काम को बहुत पसंद करते हैं। और ज़ाहिर है कि अगर काम आपको अच्छा लगता है तो आप पसंद भी करते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं और उसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपके आते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितने भी कमेंट्स मेरी पेंटिंग्स पर आते हैं दुनिया भर से, मैं हर एक को फ़र्दन फ़र्दन उसका तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम की कमी की वजह से मैं सब लोगों को उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए मैंने शुरू में भी एक सिलसिला शुरू किया था कि जिसमें वाटर कलर करने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे वाटर कलर में को इस्तेमाल करते हुए। शीट्स के कुछ मसाइल थे, कुछ ब्रशेस के मसाइल थे। तो उस पर मेरी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन अब कुछ और नए क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं मेरे काम के ऊपर, और नए कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्त अब आप पूछते हैं कि सर कुछ हमें गाइड करें कि किस तरह से, कौन सा पेपर, कौन से ब्रशेस और किस तरह के कलर्स हमें यूज़ करने चाहिए। देखिए, चीज़ ये है कि वाटर कलर एक बड़ा डिफरेंट और एक खूबसूरत और एक डेलिकेट मीडियम है, सब जानते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर थोड़ी सी महारत होनी चाहिए, क्योंकि ये क्विक मीडियम है। ऑयल पेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि काफ़ी डिफरेंट है। कि ऑयल पेंट में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि कहीं से आपने किसी चीज़ को रिमूव करना है और कोई काम आपने दोबारा से करना है तो रीपेंट उसको कर लेते हैं, आप दोबारा से रीडू कर लेते हैं। वाटर कलर में भी रीडू किया जाता है, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, कम से कम चांसेस होते हैं। यानी कि आप एक या दो दफ़ा कलर्स के ऊपर कलर्स, यानी लेयर के ऊपर लेयर आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ये मीडियम ज़रा सा डिफरेंट है, ज़रा सा मुश्किल भी है। तो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि इस जो नए आने वाले हैं वाटर कलर करने के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसकी बाकायदा एक्सरसाइज करते रहें, रियाज़त करते रहें, इस पर मशक करते रहें। जितना आप काम करेंगे और फिर आप अपने काम को जब देखेंगे दोबारा से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने पहले क्या गलतियाँ की हैं, और अब आपने उन गलतियों को नहीं दोहराना है, आपने उनको बेहतर तरीके से पेंट करने की कोशिश करनी है। तो जितना आप पेंट करते जाएंगे, जितना काम आपका आप करेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है, और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो आपके काम के अंदर उतनी ज़्यादा ब्यूटी पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पेंटिंग को कंटिन्यू करते रहें, यानी उसमें दरमियान में वक्फ़ा ना आए। ये जब वक्फ़ा आ जाता है ना, कि आपने आज कोई पेंटिंग बनाई और 10 दिन के बाद फिर आप दोबारा कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो उस वक्फ़े की वजह से वो जो कंटिन्यूटी है आपके काम की, वो उसमें रुकावट आ जाती है। तो और कई चीज़ें आप भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दिन में कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप ऐसा टाइम फ़िक्स कर लें कि जिसमें आपने हर रोज़ पेंटिंग करनी है। तो ये ख़वातीन के लिए भी मेरा यही मशवरा है, और जेंट्स के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि इस काम को आपने डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छोड़ के और कभी कर लिया कभी नहीं किया। तो उसमें फिर ये है कि पेंटिंग के अंदर जो एक मैच्योरिटी है ना, वो आपको नज़र नहीं आएगी। मैच्योर पेंटिंग वही होती है कि जिसमें आपके स्ट्रोक्स का अंदाज़ा हो सके कि आपने कितने क्विक स्ट्रोक उसमें से अप्लाई किए हैं, आपने कलर्स कौन से यूज़ किए हैं, और जो उसमें फॉर्म है, जो उसके अंदर कॉम्बिनेशन है कलर्स का, उसका कितना आपने ख्याल रखा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये सिर्फ वाटर कलर नहीं, बल्कि कोई भी मीडियम आप में आप जब पेंटिंग बनाते हैं, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस
वो नज़र आना चाहिए। वो उसी सूरत में नज़र आएगा कि जब आप हर रोज़ डेली बेसिस पर थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप पेंटिंग बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो है थोड़े से जो पेंटिंग वाटर कलर में ख़ास तौर पर जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, मैंने उस पर थोड़ी सी डिस्कस की है। और मज़ीद इसमें और भी हम बात कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात पूछते हैं मुझसे बेशुमार दोस्त कि आप जो अपना आपका पेपर है वो कौन सा है। तो इसका भी मैं पहले जवाब दे दे चुका हूँ। मैं जो पेपर यूज़ करता हूँ आमतौर पे वो साउंडर्स वाटरफोर्ड 300 ग्राम्स की शीट में इस्तेमाल करता हूँ। इसमें 300 ग्राम्स की शीट भी आती हैं, 190 ग्राम्स की भी आती हैं और 600 ग्राम तक की भी शीट्स आती हैं। लेकिन 600 ग्राम की शीट कुछ ज़्यादा थिक हो जाती है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उसको स्ट्रेट रख के ही आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको आप रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये रोल करके पेंटिंग को कहीं आपने कोरियर करना है, कहीं सेंड करना है, तो उसके लिए फिर आपको 190 ग्राम की शीट या 300 ग्राम की शीट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। दूसरी मैं जो शीट इस्तेमाल करता हूँ वो आर्चिज़ है, और दोनों ही शीट्स में आमतौर पर 300 ग्राम्स की यूज़ करता हूँ और रफ़ यूज़ करता हूँ। एचपी शीट्स मैं इसके लिए इस्तेमाल नहीं करता, मैं रफ़ शीट इस्तेमाल करता हूँ, जिसको सीपी भी कहा जाता है, कोल्ड प्रेस पेपर। तो कोल्ड प्रेस पेपर मेरे सब्जेक्ट से बहुत रिलेटेड है, तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि मैं सीपी पेपर ही यूज़ करूँ। तो और ये पेपर अवेलेबल है, दुनिया के हर शहर में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है। इसमें आप को 10 शीट का एक पैकेट मिल जाता है आसानी से। इसके अलावा रोल एक होता है जो कि 5 फीट चौड़ा होता है और 11 मीटर उसकी लंबाई होती है रोल की। तो वो अगर आपने को बड़े स्केल पर काम करना है, बड़ी शीट पे काम करना है, तो फिर आपको रोल की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा कॉस्टली है वो, लेकिन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपने बड़े स्केल पर जाकर काम करना है, तो आपको ज़रूरी है कि आप उस रोल का इस्तेमाल करें। वो भी हर शहर में आसानी से अवेलेबल होता है। अब ये जो शीट्स होती हैं, इनकी मैं थोड़ी सी आपको शक्ल दिखा देता हूँ। मसलन ये एक शीट है और ये है वाटरफोर्ड 300 ग्राम। इस पर मैंने एक पेंटिंग, जैसे ये मेरा एक स्टाइल है ख़ास कि जिसमें मैं मिस्टी सीन को पेंट करता हूँ, फॉगी सीन को पेंट करता हूँ, और वुमेन विद अम्ब्रेला, कुछ इस तरह की फिगर्स मैं उसके अंदर ड्रॉ करता हूँ। तो ये शीट बहुत अच्छी होती है। इस शीट का फ़ायदा ये होता है कि बोथ साइड यूजेबल है, यानी इसको आप दोनों तरफ से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर सपोज़ एक तरफ से आपने इस्तेमाल किया और शीट ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, या आपकी पेंटिंग ख़राब हो गई और आपने लेयर के ऊपर लेयर्स लगा दी और हार्डनेस आ गई है, तो फिर आप उसकी बैक साइड को भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों साइड का रिज़ल्ट सेम होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह से ये आर्चेज़ है, ये आर्चेज़ की बैक साइड है और ये आर्चेज़ की फ्रंट साइड है। इस पर मैंने ये पेंटिंग बनाई है। रिज़ल्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि जिस तरह का रिज़ल्ट आर्चेज़ के ऊपर पेंटिंग का नज़र आता है आपको, उसी तरह का रिज़ल्ट ये वाटरफोर्ड में भी नज़र आता है। क्योंकि दोनों शीट्स के अंदर एक खूबसूरत टेक्सचर दिया गया है। उस टेक्सचर की मदद से आप अच्छे स्ट्रोक्स भी अप्लाई कर लेते हैं, और फ्लो ऑफ वाटर भी बड़ा अच्छा उसमें उसमें नज़र आता है, और उसमें टाइमिंग भी बड़ी अच्छी मिल जाती है आपको कि जितनी देर तक आप काम करना चाहें वो शीट ड्राई नहीं होती है। और एक तो ड्राई नहीं होती, दूसरा ये है कि उस शीट के ऊपर थोड़ा सा आप शीट को थोड़ा सा कहीं से रिमूव भी करना चाहें तो कलर आसानी से रिमूव भी हो जाता है। रिमूव करने का बड़ा आसान तरीका होता है, मैंने बताया है, शायद पहले भी मैंने बताया है, कि ब्रश को आपने लेना है और उसको वेट करना है थोड़ा सा पानी के साथ, वेट करके, और फिर उस ब्रश को साफ़ कर लें, यानी उसको निचोड़ लें अच्छी तरह से, और फिर जहाँ से आपने शीट के ऊपर जिस जगह पर आपको थोड़ी सी लाइट चाहिए, वाइटनेस चाहिए, तो उसको रब करें उस जगह से। मसलन जैसे ये शीट है, तो इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा रब करेंगे तो वो वाइटनेस उसमें से नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर टिश्यू पेपर लेकर
उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें वहाँ से। तो इस तरह से आप शीट के अंदर जो वाइट एरियाज़ हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका यही होता है वाइट एरियाज़ को इम्प्रूव करने का कि उनको आप अपने मतलब एंड तक, लास्ट तक आप उस एरिया को वाइट रखें। तो दिस इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट, लेकिन ये है कि करते हैं आर्टिस्ट कि जिस एरिया को आपने वाइट रखना है वो उसको एंड तक आपने वाइट ही रहने देना है, बाकी एरियाज़ पे आप काम करते रहते हैं। तो जैसा कि मैं भी करता हूँ कि मुझे ज़रूरत है कि ये इस एरिया को मैंने वाइट रखना है, तो फिर मैं उस पर काम नहीं करता हूँ, और बहुत बच के और बहुत ही जिसको कहते हैं चालाकी के साथ उस एरिया को आपने हैंडल करना होता है। तो ये तजर्बा जो है ना, ये असल में आता है काम करने से। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपका काम ज़्यादा होता चला जाता है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे किस तरह से अपनी पेंटिंग को बनाना है और किस तरह से उसको हैंडल करना है। ठीक है जी। ब्रशेज़ के बारे में पूछते हैं कि आप ब्रशेज़ कौन से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ब्रशेज़ मार्केट के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, और बेशुमार अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ मौजूद होते हैं मार्केट में। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी भी कंपनी का ब्रश यूज़ करें, उसमें जो बालों का इस्तेमाल है ब्रश के अंदर वो नेचुरल होना चाहिए, यानी कि नेचुरल हेयर्स होने चाहिए, आर्टिफिशियल ना हो, जिसको सिंथेटिक हेयर भी कहते हैं। सिंथेटिक हेयर में शुरू में आपको रिजल्ट ज़रा अच्छा नज़र आएगा, काम अच्छा हो भी जाता है, लेकिन चंद दिन के बाद उसकी जो टिप है ऊपर से, वो क्या होता है कि उस टिप के अंदर थिकनेस आ जाती है। ये वाला जैसा है, ये थिक हो जाएगा तो फिर पॉइंट आप ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, आप बारीक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ओरिजिनल जो एनिमल्स के हेयर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो सेबल हेयर्स हैं, सेबल हेयर के ब्रशेज़ आप इस्तेमाल करें। वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। फ़ाइन उसमें से लाइन ड्रॉ की जाती हैं। तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर ये जो बारीक लाइन आपने ड्रॉ की है, ये कौन सा ब्रश इस्तेमाल किया है। तो बारीक तरीन जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो लॉन्ग हेयर होते हैं ब्रशेज़ में, उनसे आप बारीक लाइन ड्रॉ करते हैं। मसलन ये एक ब्रश है, ये लॉन्ग हेयर है, कम से कम 1.5 इंच सिर्फ बालों की लंबाई है ऊपर तक। बाल थोड़े होते हैं इसमें, लेकिन लंबे होते हैं, ठीक है ना, और थोड़ी सी हार्डनेस होती है। और ये ब्रशेज़ जो है ये आमतौर पर सिंथेटिक हेयर होते हैं, ये एनिमल नहीं होते हैं, क्योंकि आपने स्टिकनेस रखनी होती है आपके फ्लो के अंदर। जो आप कोई लंबी लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ब्रश अगर थोड़ा सा स्टिक होगा तो वो लंबी लाइन आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये एनिमल हेयर्स इस्तेमाल किए हैं, तो ये क्या होगा कि आगे से टिप इसकी यूँ करके मुड़ जाएगी। अब मुड़ने से क्या होगा कि वो लाइन में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, बस सिर्फ ये फ़र्क है। ठीक है, तो वो भी ब्रश इस्तेमाल होते हैं, उनका भी एक अपना इस्तेमाल है। लेकिन ये जो नए बिगनर्स हैं, नए वाटर कलर करने वाले हैं, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो इस तरह का ब्रश लें, इससे आप लंबी लाइनें आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, बारीक लाइन भी। और ये आमतौर पर 2 नंबर 3 नंबर तक के ब्रश होते हैं। मैं जो ब्रश इस्तेमाल करता हूँ आजकल, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक रॉब लॉफ एक कंपनी है। ये कंपनी है स्पेन की, यानी कि कंपनी स्पेन में है, लेकिन कंपनी के जो ओरिजिन है कंपनी का वो रशिया है। तो रशिया वालों ने अपनी कंपनी को यहाँ भी लॉन्च किया है स्पेन में, तो यहाँ पर भी इनके ब्रशेज़ बनते हैं। ये है इसमें, ये है, ये सब रॉबलॉफ कंपनी के ब्रशेज़ हैं, और इसमें इस तरह की शेप के भी ब्रशेज़ मौजूद हैं। ठीक है जी, ये इसकी टोटल लेंथ होती है, और ये काम करने में बड़े बेहतरीन है, और अच्छे स्ट्रोक्स इसमें आप ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें फ्लैट ब्रशेज़ भी आते हैं, एक ये है फ्लैट ब्रश और एक ये है। ठीक है जी, ये है, इसका है 50 नंबर और इसका है 35 नंबर, तो थोड़ा सा फ़र्क है। ये आप समझें कि अगर ये 1.5 इंच है तो ये 1 इंच इसकी थिकनेस है। ठीक है जी, मैं आमतौर पे ये वाले ब्रश इस्तेमाल करता हूँ, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत फाइन रिज़ल्ट है। इसके अलावा और भी बेशुमार कंपनियां हैं, जिसके अंदर विंसन न्यूटन है। विंसन न्यूटन की एक बहुत बड़ी रेंज है,
ब्रशेज़ में, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि बाद का मुझसे ये पूछते हैं मेरे दोस्त कि ये जो आप शीट पर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑफ स्प्रे जो है, ये क्या पानी है या पानी के साथ कुछ और भी कोई केमिकल उसमें ऐड किया गया है? तो मैं बिल्कुल सबसे वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ पानी होता है। ये देखें, ये बॉटल है, इसमें सिर्फ पानी है। इसमें किसी और चीज़ का, किसी और आर्टिफिशियल केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अगर ये केमिकल का इस्तेमाल मैं करूँगा तो वो फ़्लो नहीं आ सकेगा। उसके अंदर जो है ना, वो जो पैटर्न मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जो मिस्टी इफ़ेक्ट उसमें मैं देता हूँ, फॉगी इफ़ेक्ट देता हूँ, वो नहीं आ सकेगा। तो ये प्योर पानी होता है, प्योर वाटर होता है, इसमें कोई और चीज़ मिक्स हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से जो वाटर कलर हैं, वो भी मैं प्योर वाटर कलर इस्तेमाल करता हूँ, उसमें किसी और चीज़ की मिक्सिंग नहीं होती है। तो इसलिए आप मुझे कह सकते हैं कि मैं प्योर वाटर कलर आर्टिस्ट हूँ। बाद आर्टिस्ट होते हैं जो कि वाटर कलर में कुछ और भी मीडियम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हर एक का अपना अपना स्टाइल है, यानी जिसमें एक्रेलिक को भी यूज़ कर लेते हैं बहुत लोग, चारकोल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं खालिस्तान वाटर कलर इस्तेमाल करने का आदी हूँ, तो मुझे उसी में ज़्यादा मज़ा आता है। और वाटर कलर का भी मैं ये बता दूं कि वाटर कलर भी बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया भर के अंदर कि जो वाटर कलर पेंट बनाती हैं, जिसमें विंसन न्यूटन तो सर फहरिस्त है, बहुत बड़ा नाम है। और आजकल एक रशियन कंपनी है, सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, और वो उन्होंने जो कलर्स लॉन्च किए हैं वो वाइट नाइट के नाम से है। वाइट नाइट के भी कलर्स अच्छे हैं, खूबसूरत कलर्स हैं, और बड़े ब्रिलियंट कलर्स हैं इनके, अच्छा रिजल्ट है इनका भी। इसके अलावा फ्रेंच एक कंपनी है, उसका नाम है सैनिलियर भी बहुत अच्छे पेंट बनाती हैं, और उनके भी पेंट बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके अंदर वैरायटी भी ज़्यादा है, और बहुत खूबसूरत कलर होते हैं उनके, और बहुत ब्रिलियंट कलर हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका भी। और इससे अगर आप हाई ग्रेड पे चलते हैं ऊपर, तो आपको आ, आ, ये एक और कंपनी है अमेरिकन, एक्सक्यूज़ भी, मैं ज़रा आपको देख कर बताता हूँ। मालूम ये दिखाना हो जी। एक और जो बड़ा नाम है वो है डैनियल स्मिथ, अमेरिकन कंपनी है। उनके कलर्स बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उनका। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली हैं वो, लेकिन ये है कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, चलें आगे। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पूछते हैं मुझसे बेशुमार मेरे दोस्त कि आप अपनी शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या स्ट्रेच करते हैं पानी से, या किसी और तरह से उसको स्टिक करते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखिए, मेरा पेपर को स्ट्रेच करने का आसान तरीका होता है कि जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है एक छोटे साइज़ का, तो इसके पीछे मैं ये मास्किंग टेप एक होती है, ये वाइट कलर में भी मिलती है और ब्राउन कलर में भी मिलती है। ब्राउन कलर की जो टेप है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टिक है, तो ये ज़रा पेपर को देर तक होल्ड करके रखती है। मैं ये यूज़ करता हूँ। और उसके अलावा मैं जो बड़े साइज़ की, बड़े स्केल पर जब मैं काम करता हूँ, तो उसके ऊपर फिर मैं उसको पानी से स्ट्रेच करता हूँ ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, यानी उसकी बैक पर पानी का काफ़ी यूज़ करके, तो फिर मैं उसको पेस्ट करके और उस पर फिर मैं काम करता हूँ। लेकिन बाकी मैं इसी तरह से पीछे टेप के ऊपर यूँ पेंटिंग को पेस्ट करके और फिर मैं उस पर काम कर लेता हूँ। ये ऐसे इसलिए किया जाता है कि अगर आपने शीट को बिल्कुल बंद कर दिया है पेस्ट करके, तो कभी कभी ये होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके काम के अंदर थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, यानी कि आप उस तरह से फ़्लो के साथ स्ट्रोक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मेरा मेरा एक एक्सपीरियंस है, मुमकिन है किसी और के साथ ऐसा ना हुआ हो।
तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैं अगर शीट को पेस्ट करके काम करूं तो उस पर मैं उतनी आसानी से काम नहीं करता हूं जितना कि शीट की बैक पर टेप लगा के और उसको पेस्ट करके तो फिर मैं उसके ऊपर कलर अप्लाई करता हूं, क्योंकि शीट के पीछे स्पेस मौजूद होता है तो एयरी शीट हो जाती है बैक साइड से। इस वजह से उस पर स्ट्रोक लगाने मुझे निस्बतन आसान लगते हैं। तो मेरा तो ये तरीका है, लेकिन यह है कि मैं आपको पाबंद नहीं कर सकता। आप अपने तरीके से भी काम करें, जिस तरह से आप चाहते हैं, जिस तरह से आप पेस्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेच करें, टेप लगाएं, उसके ऊपर मास्किंग टेप भी लगाते हैं बेशुमार आर्टिस्ट, आप वो भी कर सकते हैं। और सारे तरीके इसमें मतलब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें आप अपने आप को बाउंड ना करें। देखिए, चीज़ ये होती है कि आर्टिस्ट को आसानी से काम करना चाहिए। वो अपने आप को किस तरह से इजी फील करता है, आप उस तरह से काम करें। आप ईज़ल के ऊपर, जिसको ट्राईपॉड कहते हैं हम, उसके ऊपर भी पेंटिंग बना सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। आप फ़र्श के ऊपर ज़मीन पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। काम करने में कोई एतराज़ नहीं है, आप किसी भी तरह से काम करें। ठीक है जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अक्सर मैंने पेंटिंग देखी है जो नए आर्टिस्ट हैं उनके काम में बहुत का काम अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ जाती हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, वो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाती हैं जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हैं और दूसरों को काम आप देखते हैं, गैलरीज़ का विज़िट करते हैं आप, और ऑनलाइन जो काम आपको नज़र आता है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उनका काम क्या है और मेरा काम क्या है, और इसमें जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पेंटिंग में, ख़ास तौर पर वाटर कलर पेंटिंग में, जब आप स्ट्रीट सीन पेंट करते हैं या लैंडस्केप पेंट करते हैं, तो उसमें जब आप लाइफ को ऐड करते हैं ना, यानी कि लोगों को जब ऐड करते हैं, तो उसमें कहीं कहीं आपकी अनोटमी और ड्राइंग, वो उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम नज़र आती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी अनोटमी को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, उसको इम्प्रूव करें, कि जो फिगर्स आप बनाते हैं उसके अंदर उन फिगर्स का जो एक बैलेंस है ना, जो उसका एक स्ट्रक्चर है, वो दुरुस्त होना चाहिए। कि एक शख्स अगर जा रहा है तो उसका हेड, उसके शोल्डर्स, उसके आर्म्स, बाजू, उसकी लेग्स, उनका जो एक तनासुब है, जो एक उस स्पेस के अंदर, जिस स्पेस में आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, वो तनासुब उसका एक ख़ास मकदार के साथ रहना चाहिए। तो उसकी जो वो ख़ास मकदार, जो क्वांटिटी होती है ना अनाटमी की, वो मौजूद होनी चाहिए, उसका आप खास ख्याल रखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग से सिर्फ अनाटमी की भी ड्राइंग किया करें और फिगर्स को बनाया करें, फ़्लो के साथ बनाएं, थोड़ा सा आप ठहर के बनाएं, डिटेल से भी बनाएं, लेकिन आपने उसकी जो फिगर हैं उनको इस तरह से आपने ड्रॉ करना है कि वो, उसमें किसी तरह का कोई झोल नज़र ना आए, कि जो सर बड़ा बन गया, बाजू का टांगें छोटी हो गई हैं, बाजू लंबे हो गए या बाजू छोटे हो गए, ठीक है ना, या पूरा आपने उसकी बॉडी बना दी है लेकिन बाजू नहीं बनाए, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बाजू को काट दिया गया है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और इसी तरह से पर्सपेक्टिव का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है पेंटिंग में, कि आपको जो दूर की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम डिटेल में नज़र आनी चाहिए, जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसमें आप थोड़ी ज़्यादा डिटेल दिखाते हैं। क्योंकि नज़दीक है कोई चीज़, आपके करीब है, तो आप ज़्यादा उसको गौर से भी देखते हैं और ज़्यादा आप डिटेल से भी उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, ये ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जो दूर की चीज़ें हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें थोड़ी डिटेल कम आप रखा करें। और इसी तरह से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी हैं पेंटिंग्स में। जो कॉमन सब्जेक्ट है वो तो स्ट्रीट सीन ही होते हैं, स्ट्रीट वाटर कलर में। ओल्ड आर्किटेक्चर या स्ट्रीट्स, इसको आमतौर पर आर्टिस्ट ज़्यादा पेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें ज़्यादा उनको वो इन्जॉय भी करते हैं। तो मैं भी, जो मेरा ओल्ड आर्किटेक्चर है मेरे मुल्क का, पाकिस्तान का या दुनिया भर का, जहाँ भी मैं जाता हूँ बाहर भी, तो मुझे वही अपील करती है चीज़ें, कि जहाँ पर कोई मुझे पुराना आर्किटेक्चर नज़र आए, पुरानी इमारतें नज़र आएँ, पुरानी बिल्डिंग नज़र आएँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको पेंट करूँ। तो वो लाइव पेंट करने का एक अपना एक मज़ा होता है, उसमें लाइट और उसमें जो पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने होता है, तो उसको कैप्चर करने में आप इंजॉय करते हैं, उसको बनाने में आप इंजॉय करते हैं। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों का आप ख्याल रखें,
और यानी कि ड्राइंग जिसको जो बुनियादी चीज़ है ना वो ड्राइंग है, ड्राइंग का आप ख़ास ख्याल रखें। इसके बाद हम आ जाते हैं, बाज़ लोग पूछते हैं कि जो नाइट के सीन आप पेंट करते हैं, हालांकि मैंने नाइट के सीन ज़िंदगी में बहुत कम पेंट किए हैं कि जिसके अंदर मैंने वो रात का कोई सीन पेंट किया हो, लाइट्स ऑन हो, लाइट जल रही हो, वो मैंने बहुत कम पेंट किए हैं। लेकिन वो भी जितने भी पेंट किए हैं मैंने, तो उनको भी मेरे चाहने वालों ने, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं दुनिया भर के अंदर, उन्होंने बहुत पसंद किया है। और उसमें भी एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइट होती हैं, लाइट को जब आपने हाईलाइट करना होता है तो उस एरिया को भी आपने क्या ब्लैंक छोड़ देना है वहाँ से। ब्लैंक छोड़कर फिर जब आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो जहाँ जहाँ आपने लाइट को शो करना है, जैसे बल्ब कोई जल रहा है, कोई लाइट जल रही है, कोई स्ट्रीट लाइट उसमें से आपने दिखानी है, तो उसको मैंने बताया था ना कि जैसे ब्रश में पानी लेकर और उस जगह को थोड़ा सा रब करें, रब करके फिर टिश्यू से उसको उठा लें, ठीक है ना। तो जब आप टिश्यू से उसको वॉश आउट करेंगे तो वो लाइट का इंप्रेशन उसमें से आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वाइटनेस आ जाएगी। आप उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा उसमें क्रोम येलो या लेमन येलो का इस्तेमाल करके लाइट को भी थोड़ा सा और इन्हांस कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं जो पेंटिंग बनाते हुए आपके जहन में आते हैं, तो उन पर भी हम इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं कुछ मज़ीद जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं हाईलाइट करूँ। मेरी इस वीडियो में मैंने जिन टॉपिक्स पर डिस्कस की है, मैं अब अपने वाटर कलर करने वाले आर्टिस्टों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह से गौर से देखें और आप जहाँ जहाँ समझते हैं कि कहीं कहीं मैंने कोई चीज़ डिस्कस नहीं की है या मुझसे रह गई है, तो उसको आप कमेंट्स में आप मुझे लिखिए। तो मैं इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर फिर मैं आपके उन सवालों के जवाब भी दे सकूँगा। तो मैं खुद भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे इल्म में नहीं होती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन किए जाते हैं, जब कमेंट्स किए जाते हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही गई है, इसका मुझे जवाब देना चाहिए। तो बहुत सारे सवालात आपके ज़हनों में हैं जो मुझे नहीं पता, वो आप मुझसे सवाल कीजिए और वो लिखिए कमेंट्स के अंदर यूट्यूब में जाकर। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो को मैं और थोड़ा सा वाइड अप करके उसके अंदर आपके जो और मज़ीद सवालात आने वाले हैं उनका मैं तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आइंदा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सब साल मुसव्विर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।